हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्नेक आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक नैरो वाटरवे पाथ है और मिडिल ईस्ट में ईरान एंड ओमान के बीच में लोकेटेड है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करता है। इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में यूएस नेवी वॉरशिप एंड ईरान की स्पीड बोट के बीच में जो है वो कुछ क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो 7 स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र, यूपी, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स को भी चुना है। और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये जो स्कीम है, मतलब ये जो टेक्सटाइल पार्क वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ये अक्टूबर 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की थी और स्कीम का नेम था प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ओके, पीएम मित्र स्कीम जो है इसके अंडर ये पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मतलब टेक्सटाइल को लेकर के जो कंप्लीट वर्क है, जैसे कि अगर हम बात करें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जो भी सब प्रोसीजर है वो इन पार्क्स में एक ही जगह एस्टेब्लिश होंगे। और देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये जब पार्क्स एस्टेब्लिश होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यूथ है उनके लिए हम जॉब जो है वो इसको लेकर के क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 20 लाख पीपल को जॉब जो है वो जनरेट हो पाएगी और 70,000 करोड़ रुपए जो है इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस पार्क्स को लेकर के इंडिया में आ सकता है। सेंटर एक्सपेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ में ये बात किया जा रहा है कि देखो अभी हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अदर एरिया में जो है वो एक्सटेंडेड है। मतलब कहीं पर स्पिनिंग होती है, कहीं पर वीविंग होती है, कहीं पर जो है वो डाइंग होती है, जिसकी वजह से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गारमेंट सेक्टर जो है वो काम करता है। अगर सारे पॉइंट्स को हम एक ही जगह एस्टेब्लिश करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेवलप हो पाएगा और इंडिया जो है वो एक अट्रैक्शन क्रिएट कर पाएगा कि गारमेंट हब के रूप में भी इंडिया जो है वो यहाँ पर जॉब भी क्रिएट की जाती है और रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो स्कीम है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो 5F के बेसिस पर काम करेगी। 5F मतलब फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। मतलब हम यहाँ पर हमारा जो भी फाइबर है उसको हम लेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करने के बाद में जो है हम क्या करेंगे, उसको फॉरेन कंट्रीज तक उसकी अवेलेबिलिटी करवा पाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पर इस स्कीम को लेकर के बोला गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रखी कि हम इस तरीके से इन स्टेट्स को जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। तो इससे हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना मेक इन इंडिया, उसको हम मेक फॉर द वर्ल्ड तक डेवलप कर रहे हैं। तो देखो मेक इन इंडिया की यहाँ पर बात हुई है, कुछ बेसिक बातें हम बात कर लेते हैं। 2014 से ही इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट हैं इनको हम वास्ट लेवल पर डेवलप करें। ओके, तो इसमें फोकस किया गया कि हमारा इंडिया जो है उसको हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करें। और यहाँ पर अलग अलग सेक्टर, वो सेक्टर जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वहाँ पर क्रिएट करें, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और पूरे वर्ल्ड में फिर उस प्रोडक्ट की हम सप्लाई कर पाएँ। तभी जा कर के इंडिया जो है वो एक लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ पाएगा। ये मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है
ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है DPIIT, उसके अंडर जो है इसको गवर्न किया जा रहा है। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, इसका मेन टारगेट क्या है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग सेक्टर में इंडिया की जो ग्रोथ है वो हो सके और वास्ट लेवल पर इंडिया जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कुछ अदर इनिशिएटिव भी मेक इन इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अलग अलग लॉन्च किए हैं। जैसे कि जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो हमारे इंडिया में, उनको इजीली जो है हर सेक्टर में क्लियरेंस मिल जाए। तो इसके लिए इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब जितने भी पेपर का वर्क हो वो एक ही जगह जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम है PM गति शक्ति प्रोग्राम। ओके, और थर्ड प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट जो है, जो वहाँ का फेमस है, उनको हम वास्ट लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है वो फेमस कर सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, तो देखो यहीं पर फ्रंट पेज पर है, अरुणाचल प्रदेश में नामदापा नेशनल पार्क है और वहां पर क्या देखने को मिला कि उस नामदापा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। तो उसके कोर सेक्टर से एक टाइगर जो है वो निकल करके बाहर के एरिया में घूम रहा, तो वहां पर जो है यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, देखो नामदेवा नेशनल पार्क में जो है फिर ये देखा गया, फोकस किया गया कि कोर एरिया से निकल करके वो बाहर के एरिया में घूम रहे हैं टाइगर। मतलब इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोर एरिया में जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसको डिक्रीज किया जा रहा है, और इसके बेसिस पर ही उन टाइगर के पगमार्क के बेसिस पर ही बहुत सारे यहाँ पर जो ट्रक हैं उनको लॉज एक तरीके से सील किया गया है। उनमें बहुत सारे लकड़ी जो है, ब्रिक जो है वो यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था, काट के और एक तरीके से उसका यूज करके या ट्रेड में किसी भी तरीके से उसको यूज करने वाले थे, लेकिन उसको सीज किया गया है। देखो इस तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है उनको जब डिक्रीज किया जाता है तो उसी का एक बेसिक रीजन है कि जो भी यहाँ की हम पॉपुलेशन होती है, वाइल्ड पॉपुलेशन, वो भी इससे इफेक्ट होती है, हमारा फॉरेस्ट एरिया भी डिक्रीज होता है। और फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है वो फोकस किया जाता है, किसके लिए, कि इसीलिए फोकस किया जाता है कि ग्रीन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, जिससे जो हमारा वाइल्ड पॉपुलेशन है वो भी बनी रह सके। तो यहाँ पर नामदापा नेशनल पार्क की बात की गई है। नामदापा नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन है और यहाँ पर जो है वो नामदापा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये जो नामदापा नेशनल पार्क है वो हमारे इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बेसिक फैक्ट हो गया है, एक मिनट, हाँ, ये हमारे इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, नामदापा नेशनल पार्क। ओके, और इसके अलावा 3 कौन कौन से हैं, तो पहले 3 अगर हम डिस्कस करें तो एक है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर लोकेटेड है हेमिस नेशनल पार्क? लद्दाख में। ओके, इसके अलावा है डेजर्ट नेशनल पार्क, और ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है राजस्थान में। और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क और ये है उत्तराखंड में। ओके, तो इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर के तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2-3 ईयर्स बैक। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क न्यूज़ में रहते हैं बहुत बार एक नेशनल पार्क का नेम लेकर के पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो कोई अगर न्यूज़ में बना रहता है तो उसकी जो लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है नामदापा नेशनल पार्क को लेकर के। आप कमेंट बॉक्स में बता दो, जैसे कि हमने देखा कि नामदापा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, उनकी संख्या। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, न्यूज़ पेज पर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखो साइमल्टेनियस जो इलेक्शन है उसको लेकर के काम किया जा रहा है। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को लेकर के अपने पॉइंट रखा है कि जल्द ही ये कि लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन है वो एक ही टाइम में हो पाए। इससे क्या क्या बेनिफिट है, देखो इससे जो हमारा रेवेन्यू में जो पैसा आता है, जो हमारा इलेक्शन में काफ़ी अलग अलग टाइम पे खर्च होता है, वो काफ़ी कम खर्च होएगा। मतलब मनी जो है, देखो एक ही टाइम में लोकसभा
और राज्यसभा के जब लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हो पाएंगे साइमल्टेनियस, मतलब आप ये मानिए कि राजस्थान में स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी उसी टाइम हो, क्योंकि स्टेट असेंबली के इलेक्शन इसी टाइम होने वाले हैं, और सेम टाइम पर जो है वो लोकसभा पे के लिए इलेक्शन हो, तो अलग अलग से जो इलेक्टोरल रोल बनाती होती है जो वो नहीं हो पाएगा। जो अलग अलग लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना खर्च करती हैं, एक्सपेंडिचर करती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ में वोट जो है जब एक बार हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग लेवल पर जब जैसे स्टेट का अलग से वो काम करना है इलेक्शन का, और लोकसभा का अलग से काम करना है, तो जो अलग अलग खर्चा होता है ना, मतलब मेन टाइम ये है अपनी एनर्जी, टाइम और मनी, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सेव होने वाला है। ओके, और देखो एक वास्ट लेवल पर जो है, क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे ही स्टेट असेंबली के इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे दोनों के जो मुद्दे होते हैं ना, इसको लेकर के पॉइंट भी रखा जाता है कि सेंट्रल के जो इलेक्शन है वो अलग लेवल पर लड़े जाते हैं और स्टेट के इलेक्शन जो है वो अलग लेवल पर लड़े जाते हैं। जैसे जैसे आप डिक्रीज स्टेज में आओगे वैसे वैसे इलेक्शन जो है वो कास्ट के नाम पर, इन सब के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हैं, रिलीजन के नाम पर। तो अगर हम सेंट्रल लेवल के मुद्दों पर डिस्कस करेंगे तो इसकी वजह से मेन इशू ये भी रहता है कि इससे जो लोकल लेवल के जो इश्यूज है ना वो टारगेट नहीं हो पाएंगे, तो इन सब को भी सॉल्यूशन देखने को मिले। साथ ही साथ में जो हमारा डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनका लेवल भी काफ़ी वास्ट लेवल पर एस्टेब्लिश हो पाए। तो ये साइमल्टेनियस जो इलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन जो भी लूप होल्स हैं उनके ऊपर भी हमें काम किया जाना चाहिए ताकि जो इशू है वो ना देखने को मिले। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इलेक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियस ही हुए, लेकिन उसके बाद में अलग अलग स्टेट में कभी मिड टर्म में जो है वो स्टेट असेंबली के दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े। इसकी वजह से जो है जो प्रोसीजर था उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग गई। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो तो आगे भी क्रिएट होगी। तो इस तरीके के इशू को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हमें फोकस करके काम करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट जो डिस्कशन है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो देखो यहाँ पर रिलेटेड है वेस्टर्न घाट को लेकर के जो है वो एक पिटीशन डाली गई। ओके, और इस पिटीशन में बोला गया है, एक माइनर ने पिटीशन डाली है कि वेस्टर्न घाट को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ओके, और वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्टर्न घाट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वो यहाँ पर इंटरवीन करे और वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो सबसे पहले तो आपको वेस्टर्न घाट की जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो है वो वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, मतलब एक तरीके से माउंटेन्स है। ओके, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट जो है वो रेगुलर है और हाइट में भी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के जो 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें से एक है वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की बहुत सारी रिवर जो है उनका ओरिजिन यहाँ से होता है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, इकोनॉमिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट। तो इनको प्रोटेक्ट करने की तो वैसे भी ज़रूरत है। तो देखो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन दिया हुआ है। साथ ही साथ में जो 8 हॉटस्पॉट है उनमें से ये एक है। ओके, अब देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कमिटीज जो हैं वो टाइम टू टाइम बनाई गई। उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2011 में सबसे पहले जो है वो गाडगिल कमेटी बनाई गई थी। गाडगिल कमेटी, गाडगिल कमेटी ने ये बोला कि कंप्लीट वेस्टर्न घाट जो है उसको इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने, मतलब गाडगिल कम्युनिटी की जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने ये बोला कि वेस्टर्न घाट का जो कंप्लीट एरिया है उसको हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें। लेकिन उसके बाद में 2013 में फिर से एक कमेटी बनती है, कमेटी का नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी, और कमेटी ने ये बोला कि देखो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में हम बैलेंस बना करके चलें। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये बोला कि देखो 37% जो है टोटल एरिया
वेस्टर्न घाट का, उसको तो हम डिक्लेयर कर दें इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, और अदर एरिया जो है वहाँ पर हम डेवलपमेंट को भी एस्टेब्लिश करें। तो दोनों में बैलेंस रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पिटीशन डाली गई है इसमें ये बोला गया है कि गार्डिकल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाना चाहिए। मतलब 2011 में गार्डिकल कमेटी ने जो बोला था उसके ऊपर फोकस करते हुए वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि 2023 जो है उसको यूएन ने मिलेट्स ईयर डिक्लेयर कर दिया है। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें मिलेट्स की तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की थी ताकि जो कोर्स ग्रेन है उसके ऊपर उसका कंजम्पशन जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर हम डिस्कस करें जो जितना भी कोर्स ग्रेन होता है उस कोर्स ग्रेन का 41% जो है वो राजस्थान से प्रोडक्शन होता है। तो अगर राजस्थान इसके ऊपर फोकस करे और राजस्थान इसको प्रमोट करे तो और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने भी राजस्थान के प्रोग्राम है, जैसे कि जो भी हम सिस्टम है, जैसे मिड डे मील स्कीम है, आंगनवाड़ी सेंटर है, इन सब के थ्रू जो भी हम प्रोग्राम जो भी हम मिलेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उनमें जो कोर्स ग्रेन है उनको हम इंक्लूड करें ताकि मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो ये जो आर्टिकल रिलेटेड है वो हॉर्सू को लेकर के है। देखो, हॉर्सू क्रैब जो है इसकी पॉपुलेशन ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो यहाँ पर गोवा में हमारे एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इन्होंने अपील की है हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कि ये जो हॉर्सू क्रैब जो है इनको आप एक यहाँ देखिए मैरीन स्पीसीज के रूप में इसको डिक्लेयर कर दे ताकि इसको प्रोटेक्ट करने का प्लान जो है वो हम डेवलप कर सके। तो 1987 में जो स्टेट है उन्होंने इसको एक तरीके से व्यू किया था। डॉक्टर चटर्जी जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था हॉर्सू क्रैब को बालासोर कोस्ट और यहाँ पर इस एरिया में, और यहाँ पर देखा गया था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है गोवा में, उसके हेड ये बोल रहे हैं कि देखो पहले इसकी पॉपुलेशन जो है उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो ये एक तरीके से जो फिशिंग होता है, इलीगल तरीके से जो फिशिंग हो रहा है उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो हमें काम करना है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप इनको मैरीन स्पीसीज के रूप में डिक्लेयर करो ताकि हम इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये जो हॉर्सू क्रैब जो है ना वो हमारे अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ तब से एस्टेब्लिश करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से 450 मिलियन ईयर अगो से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनमें मॉर्फोलॉजिकल जो है वो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। मतलब इनकी जो एंटीबायोटिक जो एक तरीके से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है और इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो ये ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको प्रोटेक्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्चर जो हैं वो चाहते हैं कि इनके लिए कंजर्वेशनल एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जाए और उस एरिया में जो इलीगल एनक्रोचिंग होती है वो ना देखने को मिले, फिशिंग के नाम पर जो एनक्रोचिंग होती है वो ना देखने को मिले, ताकि इन सारे इश्यूज को जो है वो हम सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।